बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने कमेंट के द्वारा या सवालों के द्वारा हमें बताया या हमसे पूछना चाहा, क्या हमें क्लास 12 के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। उनके तर्कों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, इसके पीछे का मैं तर्क देना चाहता हूं। आप कॉलेज पूरा कर लिए और कॉलेज के बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको वो रिदम बनाने में, जो रिदम आपका 10 और 12 में था, वो रिदम बनाने में, पिकअप करने में उस चीजों को बहुत टाइम चला जाता है। समझ में नहीं आता कि मैं ही वो था ना जिसने 10 में टॉप किया, 12 में टॉप किया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, मैं फिर आ गया आप लोगों के पास और एक बेहतर प्रश्नों के जवाब के साथ। सामान्य तौर पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने कमेंट के द्वारा या सवालों के द्वारा हमें बताया या हमसे पूछना चाहा कि सर, क्या हमें, क्या 12वीं के बाद कॉलेज टाइम में क्या हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या हमें ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी वर्तमान में या तो बोर्ड दे रहे हैं, 10th दे रहे हैं, उनका टारगेट आईएएस बनना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं, जिनका टारगेट है कि अपने ग्रेजुएशन के बाद में वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बस वही डाउट बना हुआ है कि सर, क्या हमें क्लास 12 के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो सर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और तीसरा, सर बहुत सुनते हैं कि बिना कोचिंग ज्वाइन किए, बिना क्लास लिए यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती है। तो क्या सर अभी हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि हमें सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए? और अगर हमें पढ़ना भी है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सर हमें गाइड कीजिए। ठीक है, तो आज बच्चों थोड़ी देर जो भी मैं इस पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा, ध्यान से आप सुनिए, आपके लिए ही वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या है 12th के बाद, है ना। 12th के बाद बात करें, ये 12th फेल मूवी नहीं है बाबा, ठीक है ना। पहला सवाल ये है कि क्या सर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? ऐसे नहीं सर, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, या तो हम करना चाहते हैं या पास करना है, तार्किक है। दूसरा, सर अगर करें तो फिर कैसे करें? और तीसरा, क्या सर उसमें कोचिंग को ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें? कोचिंग या सेल्फ स्टडी, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं कि 12th के बाद अगर यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो इस बारे में कई लोगों का मानना है, कई लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, उनमें उतनी सोचने की क्षमता, उतने तार्किक नहीं होते, उतना वो विश्लेषण नहीं कर पाते चीज़ों को। तो बेहतर है उनको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, और बेहतर है कि वो ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी करें। आमतौर पर 12th के बाद तैयारी करने से बचना चाहिए, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है। और मैं भी जो भी यहाँ पर कहने जा रहा हूँ या बात रखूँगा, ये केवल मेरी अपनी राय है, मेरा अपना ओपिनियन है। आप इसको मान सकते हैं कि ये सर का ओपिनियन है, सर का तर्क है, आप उस आधार पर सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके तर्क के विरुद्ध बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस मैं उनके तर्क को नहीं
काट रहा हूं, उनके तर्कों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, इसके पीछे का मैं तर्क देना चाहता हूं कि क्यों करना चाहिए। पहला तर्क अगर मैं बात करूं, मेरा जो तर्क होगा, पहला तर्क की बात करें तो पहला है कि क्वालिफिकेशन। आखिरकार यूपीएससी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका है कि आपको ग्रेजुएट होना है, तभी आप यूपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे। आपका एक क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है। अब आप सोचिए, अगर यूपीएससी ग्रेजुएशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आपको तैयारी करना है। इसका मतलब है कि आप अगर ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप साथ ही साथ यूपीएससी का एग्जाम भी दे दीजिए, एग्जाम दे भी दीजिए। ये नहीं कि अब आप ग्रेजुएट हुए तो उसके बाद आप 2-3 साल लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल आप गैप ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और फिर जाकर के आप एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही आप बच्चों देखो क्या मांग रहा है, मिनिमम ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मांग रहा है। पहला बात। दूसरी बात अगर बात करने जाते हैं, बात को समझना, दूसरी बात अगर बात करें कि एक्चुअल में होता क्या है कि हम अगर 12th तक की बात करते हैं, 12th तक की बात करते हैं, ठीक है ना, 12th क्लास तक अगर हम बात करते हैं, तो आप ध्यान देना, अगर आप कॉलेज में हैं तो प्लीज एकदम ईमानदारी से सोच कर बताना कि जिस हिसाब से आप क्लास 10, 12 में भी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, या अगर सीए के आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जो सीए का जो एंट्रांस एग्ज़ाम होता है उसकी अगर तैयारी कर रहे होंगे, सीएस के आप एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आप उस समय डिसिप्लिन हो करके मेहनत कर रहे थे, खूब पढ़ रहे थे, आपका रूटीन एकदम डिसिप्लिन में रहता था और खूब मन लगा करके आप पढ़ रहे थे। हुआ क्या, इसके बाद जैसे ही आप कॉलेज में आए, उसके बाद आपका वो रिदम ही पढ़ने का टूट गया, आपका वो डिसिप्लिन ही खत्म हो गया। क्योंकि ये कॉलेज में आकर के जब बच्चे कॉलेज में स्टडी शुरू करते हैं, अधिकांश बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है वो पढ़ने का जो रिदम होता है वो टूट जाता है। कॉलेज में मस्ती इतना ज़्यादा होने लग जाता है, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली, ना क्लास बहुत सीरियस होने लगता है, तो वहाँ दोस्तों के बीच में पार्टी चल रहा है, तो वहाँ पर वो रिदम ही टूट जाता है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप कॉलेज पूरा कर लेते हैं, 3 साल आप कॉलेज पूरा कर लिए, और कॉलेज के बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको वो रिदम बनाने में, जो रिदम आपका 10 और 12 में था, वो रिदम बनाने में, पिकअप करने में उस चीजों को बहुत टाइम चला जाता है। लगभग कुछ बच्चों का हो ही नहीं पाता वो रिदम, इस कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मैं ही वो था ना जिसने 10 में टॉप किया, 12 में टॉप किया, और अब वो यूपीएससी के एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर पा रहा, 5 घंटे 4 घंटे कंसिस्टेंट होकर के, डिसिप्लिन होकर के पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो वो रिदम जो टूटता है, वो रिदम नहीं टूटेगा अगर मैं कहूं कि आप कॉलेज के दौरान ही अगर वो डिसिप्लिन में रहें और अपने रिदम में रहें, डेडिकेशन में रहें और पढ़ाई करें, क्योंकि आपको यूपीएससी निकालना है 3rd ईयर पूरा होते ही। अपीयरिंग बेसिस में आप रीअपीयर करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं टीना डाबी, टॉपर को, क्या था, मात्र ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ एग्जाम दिया, टॉप कर गई। आपको लगता है कि वो ग्रेजुएशन की होगी, उसके बाद में लंबा तैयारी की होगी और फिर टॉप की? उसने अपनी तैयारी 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी होगी, और वो जानती थी कि ये 3 साल उसके लिए, एक्चुअल में जो ये 3 साल जो होता है कॉलेज का, ये जो 3 साल कॉलेज का जो टाइम होता है, ये टाइम, कॉलेज टाइम जो होता है, आप बात को समझना, ये गोल्डन टाइम होता है। जहां पर आप पर, क्यों गोल्डन टाइम बोल रहा हूं, जहां पर आप पर नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं होता है आप पर कि आपको ये करना है, आपको तुरंत वो करना है, नौकरी ले लेना है तुरंत।
और सबसे बड़ी बात है आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, टाइम सफिशिएंट होता है। और ये दोनों बहुत बड़ी बात है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं आप यूपीएससी में तैयारी में शुरू कर देते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी आप शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर पारिवारिक दबाव या अन्य दबाव बहुत तेजी से, नौकरी का दबाव तेजी से बढ़ता जाता है और ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये तैयारी, सिलेबस बड़ा है, तैयारी थोड़ा ज्यादा टाइम मांगता है और कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, बीच में अपने उस टेम्परामेंट को खोना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कब? जब आप कॉलेज के बाद, आप ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि 12th के बाद ही आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए कॉलेज के बाद। और एक बड़ा फैक्टर है, आप समझिए, टीना डाबी जो बहुत कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बनी है, अब बहुत बड़ी चांस है, बहुत ज्यादा बड़ा चांस है कि आईएएस का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ये पोस्ट तक ये आराम से पहुंच पाएंगी, जो 30-35 साल के सर्विस के बाद किसी व्यक्ति को मिलता है। और आईएएस बनना तो ठीक है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी अगर ना मिला तो क्या मिला फिर? और कैबिनेट सेक्रेटरी आपको तभी मिल पाएगा पोस्ट जब आप बहुत अर्ली एज में सेलेक्ट होंगे। अब आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने 3-4 साल, 2-3 साल आपने गवा दिया तैयारी में, उसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं, 1 साल का एग्जाम का प्रोसेस है, करते करते 25-26 साल तक, 26 साल तक भी अगर आप यूपीएससी निकाल रहे 27 साल में, तो कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट में भी जाना फिर बहुत आसान बात नहीं होगा, बहुत आसान बात नहीं होगा। और मैं गलत नहीं हूं तो मिलना भी मुश्किल होगा। तो आप सोचिए, इसके लिए अर्ली होना, अर्ली सेलेक्ट होना, पहले सेलेक्ट होना कितना जरूरी है। और वो कब होगा? जब आप उसकी तैयारी, जब आप ग्रेजुएशन के बाद आप तुरंत एग्जाम दें, आप एग्जाम दें और निकालें उसको। और ये कब होगा? ये कब हो सकता है? क्योंकि आप ये देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और उस सिलेबस को कवर करने में साल, 1.5 साल की तैयारी तो आपको चाहिए, 2 साल की तैयारी। तो वो 2 साल आप ग्रेजुएशन के बाद दीजिए या ग्रेजुएशन के साथ साथ आप 2 साल की जगह उसको बल्कि 3 साल में खींच दीजिए। आपका कम से कम 3 साल, आप चाहें 2 की जगह 1.5, बहुत सीरियस होकर के आपको करना है, आप 3 साल में उसको धीरे धीरे आराम आराम से करिए, मस्ती मौज मस्ती करते हुए। कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आपको एकदम 18-18 घंटे पढ़ना शुरू करना है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मौज मस्ती भी करना है, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन रखते हुए, डेडिकेटेड रखते हुए अपने टारगेट को अचीव भी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो मैंने और लिख लिया कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट, एक तो ये फैक्टर, एक तो ये फैक्टर है ही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर, ये भी रोल अदा करता है क्यों आपको अर्ली सेलेक्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। और एक और बड़ा फैक्टर रखता है, वो क्या है? आप बात को समझना कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड फेस करेंगे, फेस करेंगे जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही होगा। अब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो 2 बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चा जा रहा है जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, क्योंकि वो तैयारी अपना 12th के बाद कर रहा था, लगातार अपने आप को तैयार रखा, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो ग्रेजुएशन के 1 साल और रुक करके उसने एग्जाम दिया और इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच गया। और एक बच्चा जो ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, 3 साल वो बैठकर एग्जाम में तैयारी किया, उसके बाद 1 साल के प्रोसेस में जब पहुंचा, इंटरव्यू बोर्ड जब उससे पूछेगा कि बच्चा ये बताओ कि ये 3 साल तुमने क्या किया? केवल तैयारी किया? केवल तैयारी किया तुमने? उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि गैप ईयर है और इसको इंटरव्यू में बहुत पॉजिटिव नहीं लिया जाता। वही जो दूसरा बच्चा, जो पहला बच्चा था, वो क्या कहेगा कि सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तुरंत उसके बाद हम रुके नहीं, पीजी में अपना एडमिशन ले लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रहा है, साथ साथ यूपीएससी तो चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रहा है सर हमारा। वो पॉजिटिव पे मिलेंगे उसको कि उसने कोई गैप ईयर नहीं रखा अपना, और रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बल्कि आपको टारगेट में यह भी रखना है कि अगर पोस्ट, किसी का मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको पीजी को, आप जब पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको कहीं कोई गैप ईयर नहीं लेना है, बल्कि आप साथ ही साथ पीजी में अपना एडमिशन लेंगे और पीजी में एडमिशन करा करके जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद होगा, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप पीजी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बहुत सारे ऐसे हमारे जॉब है, ऐसे एग्जाम है, आप उसको भी टारगेट करके रखेंगे।
आप टारगेट करके रखेंगे। तो ये वो वजह है कुछ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं 12th पास करने के बाद और कॉलेज के दौरान आपको यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नंबर 1, मेरे ख्याल से इसका जवाब अगर मैं दे पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मान सकते हैं कि ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद हमको करना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं आपको। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि अगर आप इस बात से कन्विंस हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर आप इस बात से कन्विंस हुए जो मैंने आपके सामने तर्क रखा, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को लीव कर दीजिए। लेकिन हाँ, जो बच्चे कन्विंस हो चुके हैं कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना भी चाहिए, तो सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सफर में कि अगर 12th के बाद तैयारी करना है, ठीक है, यूपीएससी की, तो सर कैसे करना है, कैसे करना है। तो बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं कि देखो इसमें समस्या क्या हो रहा है, कहाँ समस्या हो रहा है। पहला तो कुछ मिथ बाजार में है। मिथ मतलब समझते हैं ना, भ्रम, मिथ फैलाए हुए हैं। आप पहले उस भ्रम को तोड़ो। पहला भ्रम तो ये फैलाया हुआ है कि यूपीएससी दोगे, यूपीएससी का एग्जाम देना है, अरे बच्चा तू कैसे 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आंख में तेल डाल डाल के पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा तो कहां से होगा। मैं बता दे रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मिथ। ये मिथ है, एक प्रकार का मिथ है जो फैलाया जा रहा है, ठीक है, इससे बचो, ये मिथ है, कोई 15-16 घंटा आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आया। दूसरा मिथ, सिलेबस वास्ट, सिलेबस को लेकर फैलाया जाता है यूपीएससी, अरे भैया कितना बड़ा सिलेबस है, आज तक जो बोला है उसने भी सिलेबस ठीक से नहीं देखा है, कितना बड़ा सिलेबस है। बल्कि ये बोल दिया जाता है जो तुम्हारे आंख से दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रहा है वो तो है ही है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी सिलेबस है। बच्चा तो ऐसे शॉक में आ जाएगा बेचारा, है तो इसको तो कभी हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। गलत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1.5 साल भी लग करके तैयारी करते हैं तो आप अपने यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, उतना जितना कि आपको इस यूपीएससी एग्जाम में अच्छे रैंक से सेलेक्ट करवा सकता है, आराम से एकदम डन। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ये नहीं कहता हूं कि सिलेबस का छोटा है, लेकिन हां इतना भी नहीं है जो बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको आपको तोड़ना हो। तीसरा, बुक्स, कोई बुक नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, सारी बुक पढ़नी है, खूब सारे पढ़ने हैं, बुक ही बुक पढ़ना है, बुक वॉर्म बनना है, किताबी कीड़ा बनना है। ये भी एक मिथ है यूपीएससी में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बुक नहीं पढ़ना है, आपको स्टैंडर्ड मानक किताबें पढ़नी है, लेकिन आपको सीमित बुक को बार बार पढ़ना है, बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ना है। कंफ्यूजन होगा, कोई कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा, कोई पिक्चर आपके दिमाग में बन ही नहीं पाएगा। तो आप इससे बाहर आइए। ये एक मिथ है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बल्कि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है सीमित मात्रा में, और बार बार 100 किताबें की जगह 100 किताब आपको नहीं पढ़ना है, एक किताब को 100 बार पढ़ना है। तो ये मिथ है, आप पहले इस मिथ से बाहर आइए, तब मैं बता पाऊंगा कैसे आगे बाहर। अब आते हैं कैसे कैसे तैयारी करना। तो बच्चों बहुत आपको टाइम नहीं देना है, थोड़ा ही टाइम देना है। अगर दिन भर का आप 3-4-5 घंटे भी दे दिए तो बहुत है, लेकिन पहले अपने आप को, बता तो रहे यूपीएससी के लिए अपने आप को तैयार करो। समस्या क्या होती है, एक क्लास 8-9 का बच्चा से मैं पूछता हूँ, 9-10 में 10 में पढ़ रहा हो तो
और क्या बनना है बड़े होकर? आईएएस बनना है, ऑफिसर बनना है। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कि पढ़ता कैसे है, तो हाँ सीरियस है, पढ़ाई खूब बढ़िया कर रहा है। अब दो बातें हैं, ध्यान देना। एक है कि आप सबको गाते फिर रहे हैं, सबको बोलते फिर रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है, इस देश का सर्वश्रेष्ठ जो पोस्ट है गवर्नमेंट का उसको पाना है, पॉलिसी मेकिंग में आना है, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन बात है कि ये केवल आप यहां से बोल रहे हैं, यहां से कितना आप तैयार हैं, आप कितने तैयार हैं, कितने अपने आप को डेडिकेटेड आपने मान रखा है कि नहीं, अगर मैंने बोला है, मैं क्लास में बोलते हुए आया हूँ, 10th में बोलते हुए आया हूँ, तो कॉलेज टाइम में भी अब मुझे पता है कि 3 साल मिला है, इसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम है ग्रेजुएट होते ही, मैं कितना सीरियस हूँ इसको लेकर के, सीरियसनेस मेरे अंदर कैसा है। क्या वो सीरियसनेस केवल बोली से, दिखावे से है, कि वो सीरियसनेस मेरे अंदर से है कि मुझे किसी को बताना नहीं है, बताना ही नहीं है, मेरी सफलता ही शोर मचाएगी, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। सबसे पहला बात कैसे में दृढ़ इच्छा शक्ति, प्लस अनुशासन, डिसिप्लिन, ये दोनों पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में एकदम सोचना होगा कि अब आपका समर्पण उसकी तरफ हो रहा, अपने टारगेट की तरफ आपको समर्पित, डेडिकेशन आपका पूरा वही होगा। और साथ ही साथ डेडिकेशन के साथ साथ आप अनुशासित भी होंगे, डिसिप्लिन्ड भी होंगे, कि अगर मुझे 3 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा मुझे रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं 3 घंटा पढ़ रहा हूं, कल 6 घंटा पढ़ लिया, परसों एक भी दिन नहीं पढ़ा, 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और आम तौर पर यही होता है, यही होता है। आप खुद देख लीजिए, अभी एकदम जोश में करना है, करना करना है, और आज रात को खूब पढ़ लिए, कल कल भी तो पढ़ना है, परसों भी तो पढ़ना है, हो गया 2 दिन पढ़ाई खराब, 2 दिन पढ़ाई नहीं हो रही इनकी। तो आपको क्या रहना है, आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, पहला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई पर्टिकुलर कि आपको द हिंदू पढ़ना होगा, ये भी मिथ है, मैं बता दे रहा हूं कि द हिंदू नहीं पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी नहीं होगा, द बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी नहीं होगा, द इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ोगे तो यूपीएससी, सब मीथ है। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, आप पढ़ना शुरू कीजिए उसको। होगा क्या, शुरुआत में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे न्यूज़पेपर को, तो मानी सी बात है, महीने 1.5 महीने आप देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं। अब आप पढ़ने बैठे, अचानक आपको दिख रहा है, अरे यूक्रेन रूस का युद्ध, काहे लड़ रहे हैं भाई, इस युद्ध का कौन सा कारण है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड ही नहीं जान रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ही नहीं जान रहे हैं। जैसे एक न्यूज़ अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए आज न्यूज़ आया कि डॉलर के मुकाबले रुपया 90, देखा जाए में न्यूनतम बहुत ज़्यादा गिरावट आई और न्यूनतम स्तर में 90 रुपये में पहुंच गया $1। अब आपको वो न्यूज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डॉलर और रुपए का विनिमय दर क्या होता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता आपको। या मान लीजिए सरकार ने कोई कार्यक्रम लॉन्च किया और आपने देखा उसको कि चलो श्री अन्न योजना सरकार ने लॉन्च किया, आपने न्यूज़ को पढ़ा,
तो आपको उसका चूंकि बैकग्राउंड नहीं पता है कि सरकार ने ये क्यों कार्यक्रम लॉन्च किया, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, आखिर पीछे ऐसा क्या हुआ था कि सरकार को श्री अन्न योजना लॉन्च करना पड़ा, तो चूंकि बैकग्राउंड नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है, इस वजह से आपको दिक्कत होगा। लेकिन आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आप लगातार पढ़ते रहेंगे, होगा क्या, महीने 1.5 महीने के बाद आप देखिए इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। अब अगर कोई रूस यूक्रेन युद्ध का कोई खबर आएगा तो आपके दिमाग में अरे पहला तो मैंने पढ़ा था, आप उसको फिर को रिलेट करना शुरू कर देंगे। अगर डॉलर रुपए में कुछ विनिमय दर में आएगा, कुछ आरबीआई कदम उठा रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो आपको पता लगेगा अरे ये तो कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, आप उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। और धीरे 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 देख लेना, ये इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आप उस न्यूज़पेपर को समझना शुरू कर देंगे। और न्यूज़पेपर इज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन यूपीएससी एग्जाम, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके प्रीलिम्स में बात करें, आपके आंसर राइटिंग की बात करें और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू की बात करें, पूरे के पूरे एग्जाम प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल जो अदा करता है वो न्यूज़पेपर ही करता है। डन? समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल पढ़ना है और धीरे धीरे करके धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। और देखना फिर उसके बाद महीने 1.5 महीने 2 महीने में आपको धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आना, आप इंटीग्रेट करने लग जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अगर किताब की बात करें तो आपको शुरुआत एनसीईआरटी से करना चाहिए। और एनसीईआरटी की बात करें तो जैसे अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी तो आपको क्लास 6 से लेकर, है ना, सॉरी, क्लास 6 से लेकर आपको 12 तक की एनसीईआरटी, यानी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो वो भी क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। पॉलिटी की बात करता हूं तो आपको 6 से लेकर 10 तक की किताब एसएसटी अच्छे से पढ़नी चाहिए। एसएसटी पढ़ना चाहिए, वो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के काम आएगा आपके। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको 9, 10, 11 और 12 इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। 12 में भी समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट है, सर आप एनसीईआरटी पर क्यों जोर दे रहे हैं? इसका कारण बच्चों समझना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो लिखी गई है ताकि स्कूल के बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, आसानी से समझ सकें। वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है, वो लिखी गई है ताकि एक 6 का बच्चा, 7 का बच्चा, 8 का बच्चा, 10 का बच्चा आसानी से उन चीजों को समझ सके जो एनसीईआरटी में दिया गया है, इतना आसान लैंग्वेज में। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब पढ़ेंगे इसमें तो इसमें फ्लो इतना अच्छा होता है, चीजें इतनी कनेक्टेड होती, इंटरकनेक्टेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपका मेंस का आंसर राइटिंग भी स्किल डेवलप होता है। एनसीईआरटी से ही डेवलप हो सकता है, बशर्ते आप एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ें। आसान भाषा में होता है, पढ़ने का फ्लो होता है, चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है। यूपीएससी जानता है, यूपीएससी क्या, किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है, भले आप यूपीएससी दीजिए, पीसीएस दीजिए, किसी भी सरकारी। और यूपीएससी जानता है कि पूरे भारतवर्ष में हर बच्चे के पास कम से कम एनसीईआरटी बुक तो होता ही होता है। ग्रेजुएशन तक करते करते वो अपने पास एनसीईआरटी तो जरूरी रखता है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज और ऐड करने के लिए बोलूंगा, और वो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस बैंक, क्वेश्चंस बैंक, और बड़े आराम से ये बाजार में आपको उपलब्ध मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। आप पीडब्ल्यू में देखिएगा तो वहां भी ये मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जो एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें
यूपीएससी के भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं उसको शामिल किया जाता है। आप चाहें तो इसको कहीं से ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी कहीं भी आपको आपको कई वेबसाइट में ऐसे ही आपको मुफ्त में मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप डाउनलोड कीजिए उसको। यूं कह रहा हूं मैं, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप पहले एनसीईआरटी उठाइए, किताब 6 की, 7 की, 8 की, और उसके बाद आप एक काम कीजिए, या 9 और 10 तक की आप पढ़ जाइए, 10 तक की, 6 से 10 तक, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या आपने एनसीईआरटी बेहतर तरीके से पढ़ा है। आपको पता है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी को इन बिटवीन द वर्ड्स पढ़ना है, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। और ये इन बिटवीन द वर्ड्स, इन बिटवीन द लाइन का क्या मतलब है, यानी आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखकर लगा आपने पढ़ा है, क्या उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होगा, अच्छा ये चीज तो मैं स्किप कर गया, ये तो मैं स्किप कर गया, ये तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं, और यहीं से तो क्वेश्चन दिख रहा है। अब जब दोबारा आप उसी बुक को पढ़ेंगे, अब आप दोबारा पढ़ेंगे, तो आपके पढ़ने का अप्रोच चेंज हो जाएगा बच्चों। आप देखना आपके अप्रोच चेंज हो जाएगा। अब आप उसको उस गंभीरता से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू होगा। तो इसीलिए इन दोनों का मिश्रण या इंटीग्रेशन आप साथ रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक अप्रोच डेवलप होगा, पढ़ना कैसे है। मानक किताबें पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस तरह से एनसीईआरटी को आप खत्म करेंगे। अपने साइंस का है तो 6 से लेकर 10 तक का आप एनसीईआरटी, 6 से 10 तक का आप एनसीईआरटी पढ़िए साइंस में, मोर देन इनफ है। डन। तो ये हुआ एनसीईआरटी। नेक्स्ट अगर बात करें चौथा, कि अब उसके बाद आप क्या पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। जब आपका एनसीईआरटी अच्छे से बेस मजबूत हो जाए तब आप उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। अब स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस और डेवलप होगा। आप समझिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ करके अपना बेसिक अच्छे से किया, न्यूज़पेपर पढ़ करके करंट को अच्छे से किया। अब आप दोनों का समायोजन करके, दोनों का इंटीग्रेशन करके आप बड़े आराम से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो बच्चों आप समझना कि मेंस 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, निबंध होता है और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। और जहां आपको 20-20 क्वेश्चन लिखने होते हैं 3-3 घंटे में, यानी आपके पास 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द लिखने के लिए मुश्किल से 7 से 8 मिनट होता है। तो कहां से होगा वो होगा आंसर राइटिंग से होगा। और आंसर राइटिंग का क्या मतलब है, आंसर राइटिंग क्या है, इट्स एन आर्ट, एक आर्ट है ये बच्चों, आप समझना। ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीजें नहीं है, बल्कि इसको रेगुलर लिखने से होगा। और सोचो आप कॉलेज के दौरान अगर ये आर्ट डेवलप कर लो, क्या करना है इसके लिए, सिंपल सा काम करना। आपने एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद आप मानक किताबें पढ़िए। जितना आपके पास कंटेंट आएगा, ठीक है, अब आप सोचिए, इंफॉर्मेशन तो आ रहा है आपके पास में, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब आप क्वेश्चन बना करके मेंस का, या क्वेश्चन देख करके आप उसको स्ट्रक्चर कीजिए। आप स्ट्रक्चर कीजिए। मेंस 3 बातों का खेल है साहब, कंटेंट, स्ट्रक्चर, और किस तरह से आप आंसर को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं और अपने कंटेंट को परोस रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग जो आप करेंगे। और ये कहाँ होगा, जैसे जैसे आप कंटेंट पढ़ेंगे, आपके अंदर कंटेंट आएगा। आप किताबों को, अच्छी किताबें पढ़ करके, स्टैंडर्ड किताबों को बार बार पढ़ करके जब आप कंटेंट लेंगे, और तब जब आप लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे देखना आपकी लेखन शैली क्या डेवलप होती है। और सोचो, अगर ग्रेजुएशन के दौरान आपने यही काम कर लिया, यूपीएससी तो फिर, और रैंक क्या होता है देखना आप फिर तो। ये मेंस का प्रोसेस है।
जहाँ आपको आंसर राइटिंग पर ध्यान देना होगा, जहाँ आपको लिखना आना चाहिए, कंटेंट लिखना आना चाहिए, कंटेंट को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। आंसर अब होता क्या है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आमतौर पर मैं भी ये करता हूँ क्लास में, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ बच्चों को सामने लिखने के लिए देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों को, ठीक है, आज ही मैंने एक क्वेश्चन एनपीए पर दिया बच्चों को, मुझे पता है कि घर जाकर आराम से एकदम पूरा रिसर्च करके उसको 40 मिनट में लिखेंगे, बेस्ट आंसर लिखकर मुझे दिखाएंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं उसको बेस्ट नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आंसर विद इन द टाइम 7 या 8 मिनट में लिखा होना चाहिए, 7 या 8 मिनट में लिखा होना चाहिए। तो आपको वो आंसर 7-8 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर करने की। आपका आंसर बेस्ट तो होगा, लेकिन स्ट्रक्चर होगा और विद इन द टाइम लिमिट होगा। टाइम से आप समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दिया बेस्ट बनाने के लिए, आपके हाथ से दूसरा क्वेश्चन चला जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये डिसिप्लिन से ही आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको आंसर राइटिंग 7-8 मिनट में, आपको 150, 250 शब्द आप 7-8 मिनट में लिखना आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर करना आपको आना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग है। अब अगर मैं बात कहूं, यहीं पर मैं बात करता हूं कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर क्या ये सब करने के लिए हमें कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ना तो आपको ही होगा। अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन करेंगे तो भी आप ये मत समझिएगा कि आपका यूपीएससी हो जाएगा। सेल्फ स्टडी बिना किए तो ये एग्जाम पास ही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क, आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन, है ना, वो रखना ही होगा, तभी आप इस एग्जाम को पास करेंगे। तो फिर सर कोचिंग को क्यों ज्वाइन करना? फिर कोचिंग का तो कोई मतलब नहीं है। कोचिंग क्या करेगा आपका, मैं बता दे रहा हूं कि आप अपने कुछ काम को आउटसोर्स कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप एनसीईआरटी नहीं समझ पा रहे हैं, आप मान लीजिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, कोई भी XYZ, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जो बेस्ट टीचर होंगे वो आपको अच्छे समझा देंगे। आपके आंसर राइटिंग को मेंटोर जो वहाँ पर होगा वो सुधार देगा, चेक करवा सकता है, समय समय पर आपको टेस्ट दिलवा देगा। तो इससे क्या होगा, आउटसोर्स करने से जो काम आप स्वयं करने में थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट, वो क्या कर देगा, आपको स्ट्रक्चर कर देगा, आपको टाइम बाउंड मैनर में ला देगा। ये काम कोचिंग कर सकता है। कोचिंग की भूमिका मैं समझता हूं कि यहां पर इतनी ही होती है। अल्टीमेटली जो है वो सारा का सारा खेल जो है आपका सेल्फ स्टडी का ही है साहब। एकदम मानिए कि सेल्फ स्टडी और डिसिप्लिन अगर होकर के आपने सेल्फ स्टडी किया, तो मैं नहीं कहूंगा कि आपके लिए कोचिंग अनिवार्य है, आप उसके बिना भी इस एग्जाम को, और बहुत सारे बच्चे निकालते भी हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जब मेंस की बात कर लिए, अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा बच्चों कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अपना डेवलप करने की कोशिश करें, अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि देखिए जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जब अब होगा तो वो पूरा का पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, पूरा का पूरा आधा घंटा 40 मिनट में आपको जज किया जाएगा आपकी पर्सन। तो आपका क्या होना चाहिए वहां पर कम्युनिकेशन स्किल। तो वो कम्युनिकेशन स्किल एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे उसको अपने अपने हैबिट में आर्टिकुलेट कीजिए। कि जैसे मुझे किसी टॉपिक पर किसी दोस्त के सामने अगर बैठे हैं तो डिस्कस करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। या अगर लग रहा है तो कुछ चीज़ अगर मैंने पढ़ लिया है या समझ लिया है, तो मैं आईने के सामने खड़े होकर उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या सामने वाले को समझा पा रहा हूं क्या। तो ये चीजें, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, ये आपकी पर्सनालिटी को और डेवलप करेगा। और इंटरव्यूज नथिंग, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट आपका। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन आपको डेवलप करना है, और आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या करना है, थोड़ा सा अपना ये दिमाग में रखना है कि कैसे कोई चीज को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। वो इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं हूं कि बहुत इंट्रोवर्ट होने पर क्या हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो आपके हाथ पैर क्या होने, कांपने शुरू कर देंगे, आप जल्दबाजी में गलती कर बैठेंगे, हो सकता है कि आप जल्दी से नर्वस हो जाएंगे। तो वो चीजें दूर हो जाएंगी अगर आप शुरुआत से रखें अपने आप को,
थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट रखे, यानी अपने दोस्तों के बीच में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें। नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, डरिए मत इस बात को, स्वीकार कीजिए अपनी इस चीज़ को कि ये कमी है। उसको आप थोड़ा थोड़ा करके दूर, धीरे धीरे करके उसको दूर करने का प्रयास करें। आप आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, आप शुरुआत न्यूज़पेपर थोड़ा बोल बोल के पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको आप दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है आज का डिस्कशन कि हमें 12th पास के बाद क्या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है क्या कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी से ही काम चल जाएगा। लेकिन देखो बच्चों, अंत में यही कहूंगा मैं कि सब बात एक तरफ, आखिरकार निर्णय जब आपने लिया है तो बताओ मत किसी को, कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है किसी को बोलने का। लोग हंसते ज्यादा हैं, मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। कोई बहुत खुश नहीं होता आपके माता पिता के अलावा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहने को केवल हंसकर आपके सामने दिखा देंगे, अरे अरे वो कर, पीछे से आपका मजाक ही बनाएंगे, मत बताओ, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ, पता नहीं आप लोग बोलेंगे सर इतने पढ़े लिखे होकर ऐसे नज़र लगता है, ठीक है ना। तो ज़रूरत ही नहीं है, शांति से पढ़ना है बस। जो अगर डिसाइड कर लिया है कि पढ़ना है और यूपीएससी करना है तो डिसिप्लिन हो जाओ। देखो, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, करना है, सेल्फ डेडिकेशन लाना है, अपने अंदर वो ताकत लाना है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को और किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं, और वो ताकत आप अपने अंदर खुद लाएंगे। इतना मेहनत मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको 15-18 घंटा पढ़ना है, लेकिन 3-4 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं और शांति से रोज पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट अपने आप को डिसिप्लिन होकर के आप तैयारी कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ये एग्ज़ाम बहुत आराम और आसान होगा, अच्छे रैंक से आप पास होंगे। और फिर देखना, आप मिठाई का डब्बा लेकर मेरे पास आएंगे कि सर आपका वीडियो देखा था और आज मैं इस रैंक से पास हुआ हूँ, और खुशी खुशी मैं उस मिठाई को खाऊंगा और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और ये होगा। इतने बच्चे हैं, कम से कम किसी एक बच्चे का ज़िंदगी तो इससे बदलेगा और कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। गुड नाइट, आराम कीजिए, शुभ रात्रि आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।